मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको फ्री में नोट्स के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। पूरा सिलेबस यहां पर फ्री में कराया जाएगा। और जो है हमारे जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें मैंने पहले ज्योग्राफी लिया है। ज्योग्राफी में जो लिया है उसमें से पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी लिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की 5 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी 6ठी क्लासेज है। और इसमें जो है हमारा जो टॉपिक है वह पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल है। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या है ये पढ़ेंगे। अपक्षय और अपरदन के बारे में पढ़ेंगे। नदी द्वारा विकसित स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। भूमिगत जल द्वारा विकसित स्थलाकृति और कौन सी भूमिगत जल जो है पृथ्वी के अंदर नीचे जल है, ग्राउंड वाटर है, और कौन सी जो है स्थलाकृति का निर्माण करता है पृथ्वी के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो वायु है चलती पवन है, कौन कौन सी आकृति बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति और भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी हिमानी यानी बहती बर्फ की नदी, और भ्रंश जो है तनाव आपस में पृथ्वी टूटती है उससे जो खाई बनती है, उससे जो खाई बनती है, जो इसमें जो बल काम करते हैं वो भ्रंश काम करते हैं, भ्रंश से भ्रंश कहते हैं। तो इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों को भू आकृति या स्थलाकृति कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर जो हमें पर्वत, पठार, मैदान और जो है स्थलाकृति दिखाई देती है मरुस्थलों के रूप में, वो सभी किसी न किसी बल का कारण है। इन्हें जो है भू आकृति या स्थलाकृति या इंग्लिश में लैंड फॉर्म कहा जाता है। ये आकृति किसी न किसी ऊर्जा या कारक से बनी है, इसे बल कहते हैं। ये जो आकृति बनी है ये किसी न किसी बल से बनी, चाहे पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुआ बल हो या पृथ्वी के ऊपर से उत्पन्न लगा बल हो, तो उससे ही पृथ्वी की जो बनी है ये आकृति बनी है। पर्वत, पठार, मैदान, जो पहाड़ी, ये सब किसी न किसी बल का कारण है, किसी न किसी ऊर्जा का कारण है, उसे बल कहते हैं। भू आकृतियों का निर्माण एक प्रक्रिया द्वारा हुआ है जिसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस एक्टिविटी से पृथ्वी के ऊपर आकृतियों का निर्माण हुआ है उसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले बल। पृथ्वी के स्वरूप में जो परिवर्तन लाते हैं वो 2 प्रकार के बल होते हैं, एक तो अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, संवहनीय तरंगों के रूप में। और बहिर्जात बल जो पृथ्वी के ऊपर से जो है पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं। अंतर्जात बल जो है विषम ऊबड़ खाबड़ आकृति बनाते हैं और इन्हें विषमतामूलक बल कहते हैं। और बहिर्जात बल जो है पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं, वायु, जल, हिमानी के रूप में, इन्हें जो है बहिर्जात बल कहते हैं। और यह ऊपर की जो सतह है उससे प्लेन करते हैं, उसे इसलिए इन्हें समतामूलक बल कहते हैं। तो पहला अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों से तात्पर्य उन बलों से है जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से होती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। यानी जो बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। ये बल पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाते हैं, इसलिए इन्हें इंडोजेनेटिक चेंज प्रोसेस कहा जाता है। यानी ये बल जो है जब पृथ्वी के अंदर से आते हैं अंतर्जात बल, तो पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन लाते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ ऊपर उठा देते हैं, तो कहीं से नीचे गिरा देते हैं, नीचे कर देते हैं, और कहीं पर जो है पृथ्वी बीच में तोड़ देते हैं। तो इसलिए इन्हें इंडोजेनेटिक चेंजिंग फोर्स भी या प्रोसेस भी कहा जाता है। अंतर्जात बल पृथ्वी पर विषमता यानी ऊबड़ खाबड़ उत्पन्न करते हैं, बनी हुई स्थलीय आकृति में बदलाव लाते हैं, जैसे समतल मैदान में ज्वालामुखी क्रिया के कारण ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण। इसलिए अंतर्जात बलों को विषमता मूलक बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, संवहनीय तरंगे, इनसे जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर विषमता उत्पन्न हो जाती है। यानी अगर प्लेन जो मैदान है उससे ऊबड़ खाबड़ कर देते हैं, कहीं से नीचा कर देते हैं, कहीं से ऊपर कर देते हैं, कहीं से बीच में से फाड़ देते हैं, तो उस ऊबड़ खाबड़ करने के कारण अंतर्जात बलों को विषमता मूलक बल कहते हैं। तो ये प्री में यूपीएससी में या पीएससी से पूछा जा सकता है, विषमता मूलक बल कौन से है। तो विषमता मूलक बल जो है वो अंतर्जात बल है, और समता मूलक बल जो है वो बहिर्जात बल है, क्योंकि ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को समतल करते हैं, जैसे कि वायु और नदी अपरदन के द्वारा। अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण है पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण निम्नलिखित है। यानी पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स काम कर रहे हैं, जो बल काम कर रहे हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, संवहनी तरंगे, इनकी वजह क्या है, इनके रीज़न क्या है, किस वजह से उत्पन्न होते हैं।
तो ये जो है ये प्रिय पूछा जा सकता है कि अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के निम्न में से कौन से कारण है। या तो 4-5 कारण इनमें से दे देगा, एक कोई दूसरा उठा के दे देगा, या फिर चारों या पाँचों या छः के छः कारण जो है बिल्कुल सही के सही दे देगा। तो और यहाँ पर फिर पूछ लिया कौन सा ठीक है, तो इसमें से जो ध्यान से देखे और पढ़े और उसके नोट्स बना ले, ताकि जो है वहाँ पर चूज करने में आसान रहे। तो जो पहला बल है विवर्तन की ऊर्जा है। विवर्तन की ऊर्जा के बारे में तुम्हें बताते हैं, पृथ्वी जो प्लेटों से बनी हुई है। ये लगभग 100 प्लेटों से 7 बड़ी प्लेटें हैं इसमें, और 20 छोटी प्लेटें हैं, और लगभग 100 प्लेटें हैं। और ये प्लेटें जो है आपस में टकराती रहती है, आप एक दूसरे से दूर भागती है, कभी जो है रगड़ खाकर आगे पीछे होती है। तो इससे पृथ्वी के अंदर बल उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। और जो है भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जो ये भूकंप जो बाहर आकर जो है पृथ्वी की आकृति में चेंज लाता है, कहीं पर जो है जमीन को उठा देता है, कहीं से नीचे गिरा देता है। तो इसे भी अंतर्जात के बलों के अंतर्गत ही भूकंप को रखा जाता है। तो पहला कारण है अंतर्जात बलों का विवर्तन की ऊर्जा। दूसरा, पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान का होना। पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा है, यहाँ पर जो है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसके निर्माण मैंने पहले बताया था तुम्हें ज्वालामुखी वाले टॉपिक में। अगर तुमने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका मैग्मा का तापमान जो 12 से 1500 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से संवहनीय तरंगें चलती रहती हैं, जो कि हाई टेम्परेचर से उच्च तापमान से अधिक तापमान से लो टेम्परेचर यानी कम तापमान के ऊपर की ओर चलते हैं, और जो पृथ्वी की नीचे की सतह में ऊपर की ओर धक्का लगाती है, जिससे कि जो है भूकंप उत्पन्न होता है। अगर तोड़ के बाहर आ जाए तो ज्वालामुखी बनते हैं। तो इनसे फिर जो है पृथ्वी की सतह पर जो चेंज आता है, बदलाव आता है। तो एक तो विवर्तन की ऊर्जा कारण, दूसरा पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान कोहरा होना। तीसरा जो कारण है अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का वो है रेडियो एक्टिव तत्वों से विखंडित ऊर्जा। पृथ्वी की जो निचली की सतह मेंटल है, सात लगभग 100 से 700 किलोमीटर के बीच में, वहाँ पर जो है यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। और ये इनमें जो है स्वतः विखंडन होता रहता है, यानी आप ये खुद ही टूटते फूटते रहते हैं, जिससे कि जो है इनमें बहुत ज़्यादा तापमान जो नीचे का बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उससे इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। वो जापान की जो हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो वहाँ पर मकान, आदमी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब जो है बिल्कुल हवा बनकर उड़ गए थे, इतना ज़्यादा तापमान था। और परमाणु बम में को क्या, परमाणु बम में जो यूज होता है वो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है। तो ये जो है जब आपस में टूटते हैं पृथ्वी के नीचे, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और तापमान इतना बढ़ा देते हैं कि 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। इतना तापमान बढ़ने के कारण जो लिक्विड फॉर्म में वहाँ पर पृथ्वी की सतह है, तो वो जो है ऊपर आने का प्रयास करता है संवहनी तरंगों के कारण, और धक्का मारते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, और ये जो बाहर आके अंतर्जात बलों का जो है कारण बनते हैं। तीसरा, मैग्मा और संवहनी तरंगे। जैसे कि मैंने बताया मैग्मा जो गर्म है तो ऊपर आएगा, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, अधिक हो जाता है, तो अगर तोड़ के बाहर आ गया तो ज्वालामुखी बनेगी, ज्वालामुखी फैलेगा। अगर समतल मैदान है तो वहाँ पर जो उसे उबड़ खाबड़ कर देगा, वरना पर्वत और पठार का निर्माण करेगा। और संवहनीय तरंगे जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है, ये मैग्मा को ऊपर लेकर आती हैं। पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का संकुचन और प्रसारण। पृथ्वी के जो अंदर चट्टान है, अगर वे कुछ नहीं सिकुड़े तो इससे भी जो है पृथ्वी ऊपरी सतह पर बदलाव होगा, उस पर चेंजिंग आएगा, उसमें बदलाव आएगा। अगर उनका फैला हो तो उससे भी जो है उनमें भी जो है पृथ्वी ऊपरी सतह पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वे आपस में सिकुड़ेंगे तो ऊपरी सतह, पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है वो ऊपर उठेगी, अगर उनमें फैलाव होगा तो पृथ्वी जो ऊपर सतह वो नीचे की ओर जाएगी। तो इससे भी जो है ये भी एक बल के रूप में काम करते हैं। तो इसका भी अंतर्जात बलों का कारण माना जाता है, चट्टानों का सिकुड़ना और फैलना। तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का जो कारण है इसकी वजह से जो है पृथ्वी पे जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। वो प्लेट जो है, ये दरअसल में तुम्हें बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तुम्हें बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उसमें गति उत्पन्न हो रही रहती हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे टकरा जाती हैं तो जो है भूकंप आते हैं। तो ये भी पृथ्वी का घूर्णन भी जो है अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के कारण बनता है। दूसरा, ज्वारीय घर्षण। ज्वारीय ऊर्जा जो है, जब चांद और पृथ्वी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो बीच में एक बल बनता है, इसे ज्वारीय बल कहते हैं। तो इस बल से भी जो है वो पृथ्वी की आकृति में चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, ज्वार भाटा के कारण कह लो, या फिर प्लेटों के जो आपस में गति करने के कारण। तो इससे बल उत्पन्न होता है, जिसे अंतर्जात बल कहते हैं। तो ये छह चीज़ें जो है अंतर्जात बलों के कारण रहे। पहला, विवर्तन की ऊर्जा। दूसरा, पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान का होना। तीसरा, रेडियो एक्टिव तत्वों से विखंडित ऊर्जा।
चौथा है मेग्मा और संवहनीय तरंगे। पांचवा पृथ्वी के अंदर चट्टानों का संकुचन यानी सिकुड़ना और प्रसारण यानी फैलना। छठा है पृथ्वी का घूर्णन और ज्वारीय घर्षण। तो अंतर्जात बलों में क्या शामिल है, जैसे कि मैं तुम्हें अभी समझाते हुए बता रहा था। तो अंतर्जात बलों में शामिल है ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। भूस्खलन वो आता है जैसे कि कोई चट्टान पर्वत है, जैसे उत्तराखंड में तुमने देखा होगा कि पर्वत पहाड़ जो नीचे खिसक के आ गया, नीचे गिर गया, तो उसी भूस्खलन कहते हैं। वलन और भ्रंश वलन यानी अब वो किसी पृथ्वी के भाग का आपस में जो है ये सिकुड़ना, जिससे कि ऊपर का पृथ्वी ऊपर की ओर उठ जाए तो उसे वलन कहते हैं। भ्रंश कहते हैं पृथ्वी के किसी भाग का बीच में से टूटना, उसे भ्रंश कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो है अंतर्जात बलों के उदाहरण है, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, वलन और भ्रंश। तो ये प्री में पूछा जा सकता है कि अंतर्जात बलों में क्या क्या शामिल है। तो ये 5 चीज़ शामिल है। ज्वालामुखी वोल्केनो, भूकंप अर्थक्वेक, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, वलन और भ्रंश। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले ये बल समान गति से कार्य नहीं करते, बल्कि कुछ तीव्र गति से कार्य करते हैं और कुछ मंद गति से कार्य करते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं, जिसमें ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है, वलन है, भ्रंश है, ये जो है समान गति से कार्य नहीं करते हैं। कुछ तो जब तेज गति से कार्य करेंगे, यानी एकदम आएंगे, पृथ्वी को उलट पलट करेंगे और खत्म हो जाएंगे। और कुछ ये हो रहा है कहीं कहीं हज़ार साल लग जाता है इनमें, ये जो है पृथ्वी की संरचना में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। जैसे कि कहीं पर भूकंप आया, भूकंप अगर आया तो वो एकदम से आएगा, नगर को तहस नहस कर देगा, किसी जगह उठा देगा, किसी को गिरा देगा। या फिर ज्वालामुखी निकला तो ज्वालामुखी जो प्लेन मैदान है वहाँ पर जाएगा, लावा फैलाएगा, उबड़ खबड़ कर देगा उससे। और तो ये अचानक होने वाली क्रिया है। और वैसे ही अगर हम कहें भ्रंश, जैसे कि दरार बनना, भ्रंश यानी किसी पर दरार बनना, जैसे कि ये माना जाता है जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है उसमें एक भ्रंश यानी दरार बन रही है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई लाख समय में या कई लाख साल बाद या करोड़ साल बाद जो है फिर अफ्रीका का पूर्वी भाग जो है वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा। तो ये भ्रंश जो है ये धीमी गति से काम करने वाले बल हैं, और ज्वालामुखी भूकंप जो है तीव्र गति से काम करने वाले बल हैं। तो अंतर्जात बलों को इनकी गति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो अक्षमिक बल तीव्र गति बल ये तेज गति से कार्य करते हैं, और पटल विरूपणीय बल यानी मंद गति बल जो धीमी गति से कार्य करते हैं, उन्हें मंद गति बल कहते हैं। तो इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अक्षमिक बल यानी तीव्र गति बल यानी वह बल जो तेज गति से कार्य करते हैं। कुछ अंतर्जात बल तीव्र गति या अक्षमिक रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कुछ बल ऐसे होते हैं जो तेज गति से जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं, अचानक ही आ जाते हैं। जैसे इसमें शामिल है ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ये 3 बल जो है पृथ्वी के अंदर के अंतर्जात बल, ये तेज गति से और अचानक जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी संरचना को चेंज करते हैं, उबड़ खबड़ कर देते हैं। तो इसमें पहला ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर से मेग्मा के बाहर आने से ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी द्वारा निकला लावा ठंडा होकर कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है, जैसे पठार, पर्वत, कटक और शंकु। पृथ्वी के अंदर जो है से मेग्मा के बाहर आने से, पृथ्वी के अंदर जो मेग्मा है और जो पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर आ जाता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब आएगा बाहर निकलेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे पठार बनेंगे, पर्वत बनेंगे। अगर ये मेग्मा जो है समुद्र के नीचे से निकला तो इससे पर्वत बनेंगे, लेकिन उन समुद्र के अंदर बने पर्वतों को कटक कहते हैं। अगर ये लावा जो है एक ही जगह इस प्रकार से निकल कर ठंडा होता रहा तो इससे पर शंकु बनेंगे। अगर छोटा है तो शंकु कहलाएगा। अगर बड़े ऊंचाई के ऊपर बड़ा जो ऊंचे रूप में जो इसका विस्थापन हुआ, निक्षेपण जमाए, तो इससे पर्वत बनेंगे। अगर यह मेग्मा पृथ्वी के अंतर परतों में घुलकर ठंडा हो जाए तो बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, सील डाई का निर्माण होता है। ये आकृति तीव्र गति से बनती है। पृथ्वी, जैसे मैंने अभी तुम्हें ज्वालामुखी पढ़ाया, तो ज्वालामुखी से 2 प्रकार की जो है वो स्थलाकृति बनती है, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर जो बनती है पर्वत, पठार, कटक, शंकु, मिश्र शंकु, ये बनते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा जो चट्टानें कमज़ोर होती हैं उनके अंदर घुस के जो है कई प्रकार की आकृति बनाता है, जिसमें जिन्हें बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, सील और डाई कहते हैं। बेखतोलित क्या है, लेकोलित क्या है, फेकोलित क्या है, ये मैंने ज्वालामुखी चैप्टर में विस्तार से समझाया। अगर तुमने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में ज्वालामुखी में का जो चैप्टर उसमें जाकर देख लें, वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी तरीके से तुम्हें ये समझाया वहाँ पर।
तो ये ज्वालामुखी होगा। दूसरा भूकंप, भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा बल लगाकर सतह को उठाती, धंसाती और दरार उत्पन्न कर देती है और जलप्रपात का निर्माण भी हो जाता है। जो भूकंपीय तरंगें नीचे से आती है तो किसी सतह को तो ऊपर उठा देगी, धक्का मार किसी सतह को जो धंसा देगी और कहीं पर जो दरार बना देगी, बीच में से तोड़ देगी। तो इससे भी तो ये बल भी जो है पृथ्वी की संरचना बदलाव लाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि ये बल जो है, कहीं पर नदी बह रही है, पूरे में नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और यहाँ पर जो भूकंप उत्पन्न हुआ तो इस भाग को तोड़ देगी बीच में से और ऊपर उठा देगी। तो यहाँ से जो नदी बह रही थी, अब ये जो पानी आएगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा ऐसे। तो इससे जलप्रपात यानी झरने जो कहते हैं, झरनों का निर्माण भी हो जाता है। इस तरह भूकंप द्वारा भी अचानक सतह पर कई परिवर्तन लाए जाते हैं जो आकस्मिक और तीव्र गति से होते हैं। भूकंप द्वारा भी पृथ्वी सतह पर अचानक ही और तेज गति से कई परिवर्तन ला देता है। कहीं से उठा देगा, कहीं से नीचे गिरा देगा, कहीं पर जो है पर्वतों को तोड़ देगा, तो कहीं दरार बना देगा। तीसरा जो है वह भूस्खलन है। जब पर्वतीय या पहाड़ी भाग अचानक टूटकर नीचे गिरता है, इसे भूस्खलन कहते हैं। तुमने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया। भाई न्यूज़ में अक्सर आता रहता है कि कोई पहाड़ जो है वो टूट कर जो है नीचे और खिसक के गिर गया और कहीं बस आदमी जो है उसके अंदर मर गए। तो पहाड़ का ऊपर से नीचे की ओर खिसक कर गिरना, टूटना, फूटना, इसे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड कहते हैं। ये जहाँ से टूटेगा और जहाँ गिरेगा दोनों जगह आकृति में बदलाव करेगा। पहले एक पहाड़ ऐसे खड़ा हुआ था तो वहाँ पर टूटेगा तो छोटी सी आकृति बनेगी, और जहाँ पर गिरेगा अगर वह समतल मैदान है तो उसे भी ऊपर नीचे कर देगा, तो वहाँ पर ये जो है पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाएगा। तो ये तीनों बल जो है ऐसे बल है जो अचानक आते हैं और पृथ्वी की सतह पर तेज गति से जो है वो करते चेंजिंग लाते हैं। ये तो होगा हमारा आकस्मिक बल जो अचानक आते हैं और तेज गति से कार्य करते हैं। दूसरा पटल विरूपणीय बल यानी मंद गति से कार्य करने वाले बलों को पटल विरूपणीय बल कहते हैं। पटल विरूपणीय बल भी पृथ्वी की पटल में बदलाव लाता है यानी स्थल के रूप में परिवर्तन करता है, लेकिन यह बल बहुत ही मंद गति से कार्य करता है। जो पटल विरूपणीय बल है ये भी पृथ्वी की सतह पर चेंजिंग लाएगा, बदलाव लाएगा, उसमें कहीं उसे बीच में से तोड़ेगा, दरार बनाएगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन इसका जो पता लगता नहीं है, ये अचानक ही हो जाता है और यह धीमी गति से कार्य करता है। कहीं कहीं लाख साल लग जाते हैं, कहीं करोड़ों साल लग जाते हैं इसे होने में। जैसे कि ये भारत का प्रायद्वीप हिस्सा था, ये जो प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं पृथ्वी का ऐसा भाग तीनों तरफ जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का दक्षिण का हिस्सा है, ये पहले जो है उससे लगा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये यहाँ पर धीरे धीरे कई करोड़ों साल में टूटा और टूटकर जो है भारत जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराया। यहाँ बीच में अवसाद फैला हुआ था जिससे ये अवसाद में से टकराया और बीच वो अवसाद ऊपर उठ गया, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस भारत और हिमालय का निर्माण हुआ, साथ में भारत देश का भी निर्माण हुआ। तो ये अचानक नहीं हुआ, इसमें कई करोड़ों साल लगे टूटने में और वहाँ तक पहुँचने में। और आज भी कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि पृथ्वी में जो है चेंजिंग आ रही है। जो ये पृथ्वी की अंदर जो प्लेट है, पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई है, ये प्लेट जो है हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से गति कर रही है। तो इस बल का पटल विरूपणीय बल जो है, इस बल का प्रभाव लाखों वर्षों में देखने को मिलता है, अचानक दिखता नहीं है। अचानक जो दिखता है वो दिखता है अकस्मिक बलों का प्रभाव। अचानक देख सकते हैं कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई तो अचानक ही चेंज ला दी, लेकिन कहीं कहीं लाख साल लग जाते हैं इसे पटल विरूपणीय बल में के प्रभाव को देखने में। जैसे पर्वतों का निर्माण, महाद्वीपों के स्वरूप में परिवर्तन, जैसे कि मैंने हिमालय में एग्जाम्पल दिया है, हिमालय का निर्माण हुआ और महाद्वीप का स्वरूप बदल गए कि पहले अफ्रीका से जो है प्रायद्वीप भारत सटा हुआ था, उसकी आकृति कुछ और थी। अब एक जगह यूरेशिया प्लेट से टकरा गया, एक भारत देश का निर्माण हो गया और उसकी आकृति जो अलग हो गई। तो ये महाद्वीप के स्वरूप में भी परिवर्तन इससे आ गया। पटल विरूपणीय बल 2 प्रकार का होता है। अब ये पटल विरूपणीय बल जो है जो मंद गति से कार्य करता है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ये भी 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला पर्वत निर्माणकारी बल, दूसरा महाद्वीपीय बल। वह बल जिससे पर्वतों का निर्माण हो, वह बल जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्प्स, ऐसे बलों को पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। अब हिमालय का निर्माण कैसे है तो मैं तुम्हें बता दिया, लेकिन रॉकी और एंडीज है, रॉकी जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, पर्वतीय श्रृंखला है, और एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पर्वतीय श्रृंखला है, यानी पर्वतों की लाइन से बना हुआ है बहुत सारे। और अल्पस जो है वो यूरोप में है। अल्पस का निर्माण जो है अफ्रीका प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराया जब निर्माण हुआ,
और जो रॉकी और एंडीज है, इससे प्रशांत महासागरीय प्लेट टकराए, बीच में अवसाद फैला हुआ था, ये आपस में टकराए तो अवसाद ऊपर उठ गया और रॉकी और एंडीज का या अल्पस का निर्माण हुआ है। जैसे कि अगर तुम दही ले लो, एक प्रांत में जो दही भर लो, उसे दोनों तरफ से धीरे 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 बल लगा उठाते रहो तो दही जो ऊपर उठ चल जाएगी। तो ऐसे ही पर्वतों का अवसाद जो धीरे धीरे ऊपर उठा, दोनों तरफ से बल लगने के कारण, दोनों तरफ से प्लेटों का धक्का लगाने के कारण, तो इससे पर्वत बने। दूसरा महाद्वीपीय बल। महाद्वीपीय बल से स्थल और जल या तो ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। जो महाद्वीपीय बल जो है, इससे या तो स्थल ऊपर की ओर उठ जाएगा, यानी पठार का निर्माण हो जाएगा, या फिर नीचे की ओर धंस जाएगा, यानी कोई खाई बन जाएगी, यानी इससे पर्वत घाटी बनती है। यह बल भी दो प्रकार का होता है। अब ये पटल विरूपणीय बल जो मंद गति से कार्य करता है, ये भी दो प्रकार का था, पर्वत निर्माणकारी बल और महाद्वीपीय बल। और महाद्वीपीय बल भी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वलन जनित बल और एक तनाव जनित बल। तो पहले वलन जनित बल, यानी वलन क्रिया द्वारा बनने वाली आकृतियाँ बल। जब किसी वस्तु में एक ही दिशा में दोनों तरफ से बल लगता है, इसे वलन जनित बल कहते हैं। यानी कोई ये वस्तु रखी हुई है, इस पर हम दोनों तरफ से अगर बल लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगी या फिर दब जाएगी। तो इसे दोनों तरफ से जिस वस्तु पर बल लगता है, उस बल को जो दोनों तरफ से लगता है उसे वलन जनित बल कहते हैं, यानी वलन क्रिया द्वारा लगा बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट जब एक दूसरे करीब आई तो इन दोनों के बीच नदियों ने अवसाद जमा किया था। इस अवसाद पर दोनों तरफ से बल लगने से यह ऊपर उठ गया, जिससे रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसी अल्पस एंडीज हिमालय पर्वतों का भी निर्माण हुआ। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रशांत महासागरीय प्लेट टकराई, बीच में इनके अवसाद फैला हुआ सा, दोनों टकरे, अवसाद तो ऊपर उठा, रॉकी पर्वत का श्रेणी का निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवसाद फैला हुआ था, इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लेट आई, इधर से हम प्रशांत महासागरीय प्लेट आई, दोनों आपस में टकराई, बीच में अवसाद ऊपर उठा, इंडीज का निर्माण हुआ। ऐसी अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट आप दोनों एक दूसरे करीब आए, बीच में अवसाद फैला हुआ था, ये ऊपर उठा, इससे जो है अल्पस का निर्माण हुआ। ऐसी प्रायद्वीप भारत जो कि अफ्रीका से सटा हुआ था, इससे यह यूरेशियन प्लेट की तरफ जो है इसकी गति हुई, और जो यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, बीच में अवसाद फैला हुआ था, यह अवसाद ऊपर की ओर उठ गया, इससे जो हिमालय का निर्माण हुआ है। वलन की क्रिया से बने पर्वत के ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। ये जो प्रिय पूछे जा सकते हैं, अपनति, अभिनति, समअभिनति जब भी आएंगे, ये मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ना इन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। अब वलन की क्रिया से बने पर्वत के ऊपर उठे भाग को, पर्वत कोई ऊपर का उठा हुआ भाग है, ये भाग है, इसे तो हम कहेंगे अपनति। और पर्वत का जो ये ऊपर उठा भाग कोई नीचा भाग है, ये इसे कहेंगे अभिनति। नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है ऐसे, नीचे धसा भाग अभिनति, ऊपर उठा भाग जो अपनति है। इस प्रकार अपनति और अभिनति मिलकर वलन की भुजाएं बनाती है। कोई वलन है ऐसे, कोई बल है जो दोनों तरफ से लग रहा है, तो इससे बीच में अवसाद था, वो ऐसे बन गया जैसे कि ये बना हुआ है, तो इससे ऊपर नीचे दो भुजाएं बन गई, जिससे ये किससे बनी, ये वलन जनित बल से बनी है। जब वलन की भुजाएं लंबी हो जाए, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे कि पर्वत हिमालय, यानी कोई में अभी बात करने की छोटा सा जो अवसाद फैला हुआ, लेकिन कई 1000 किलोमीटर में जो अवसाद फैला हुआ होता है, जैसे कि हिमालय का अवसाद फैला हुआ था। ये आपस में दो प्लेटें टकराई, प्रायद्वीप प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट, ये अवसाद जो है ऊपर नीचे जो है उन्हें पर्वतों का निर्माण कर दिया, तो इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। जब एक ही दिशा में कई पर्वत बन जाए, उससे हम पर्वत श्रेणी कह देते हैं। किसी बड़ी अपनति में छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन जाएं, उसे समअपनति कहते हैं। यानी पर्वत का ऊपर उठा हुआ भाग क्या है, उससे अपनति कहते हैं। और उसमें छोटी छोटी, जैसे कि ऊपर नीचे अपनति अभिनति बन जाए, तो उसे समअपनति कहते हैं। जब एक बड़ी अभिनति में छोटी छोटी अभिनति और अपनति बन जाए, इसे समभिनति कहते हैं। अपनति पर्वत का ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनति पर्वत का नीचे धसा भाग, तो इसमें भी छोटी छोटी इस प्रकार से ये बनी है, अपनति अभिनति बन जाए तो इसे समभिनति कहते हैं। जब अवसाद पर दोनों तरफ से ऊर्जा समान लगे तो बनी आकृति का ढाल दोनों तरफ से समान हो, इसे समभित वलन कहते हैं। यानी कोई बीच में अवसाद फैला हुआ था, दोनों तरफ से समान बल लगा, तो इससे कहिए इस प्रकार ऊपर उठ जाएगा, ऐसे दोनों तरफ से समान ऊपर उठेगा, इधर से भी समान ऊपर उठेगा, तो इस पर कौन सा बल लगा, पे समभित वलन लगा, समभित वलन। जैसे कि
ये रहा उदाहरण दिया जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड में जो पर्वत है जूरा पर्वत, तो वो संबित वलन का उदाहरण है। तो अपनति, अभिनति, संबित वलन, अधिवलन ये क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ये वलन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति को स्थलाकृतियाँ हैं। जब किसी अवसाद पर एक तरफ इतना अधिक बल लग जाए जिससे बने पर्वत का झुकाव आगे की ओर जाए, इसे अधिवलन कहते हैं। कोई पर्वत है, उस पर जो है ये पर्वत इधर से तो धीमे धीमे जो बल लगा, वो इधर से इतना तेजी से बल लगा कि इसका झुकाव जो आगे की ओर होगा, ऐसे आगे की ओर, तो इसे कहेंगे हम अधिवलन। जब अधिक बल, दूसरा है जब अधिक बल पड़ने पर पर्वतों की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप में आ जाए, इसे परिवलन कहते हैं। यानी बल इतना अधिक लग जाए कि पर्वत का झुकाव इस तरीके से हो जाए, ऐसे, तो इसे हम कहेंगे परिवलन। अपनति और अभिनति दोनों को पंखाकार वलन कहते हैं। यानी यह अपनति अभिनति बनी हुई थी ऐसे, इन्हें पंखाकार वलन भी कह दिया जाता है। जब परिवलन टूटकर सतह पर गिर पड़े और पर्वत का थोड़ा सा बच्चा परिवलन दिखाई दे, इसे गिरीवाखंड कहते हैं। ये हमने जो परिवलन बनाया था ऐसे करके ऐसे, अब ये इसका इतना हिस्सा जो है टूटकर नीचे गिर जाए और इतना हिस्सा रह जाए सिर्फ ये, तो इसे हम कहेंगे गिरीवाखंड। तो जैसे हमने यहाँ पर ही बनाया है कि संबित वलन दोनों तरफ से जो समान बल लगा, असंबित वलन की एक तरफ से बल अधिक लग गया, एक तरफ से धीमे धीमे बल लगा। अधिवलन की इतना अधिक बल लग गया कि जो पर्वत जो है झुक गया। परिवलन की इतना ज़्यादा बल लग जाए कि पर्वत जो है ऊपर नीचे भुज जाए, समानांतर हो जाए ऊपर नीचे से, तो उसे परिवलन कहते हैं। और ये अपनति है, अभिनति है। अपनति अभिनति को जो पंखाकार वलन कह दिया जाता है। ग्रीवाखंड जो है इतना अधिक बल लगा तो पर्वत झुक गया और उसका कुछ भाग जो टूट कर नीचे गिर गया और कुछ जो उसके ऊपर दिखाई दे रहा, तो इसे कहेंगे गिरीवाखंड। तो ये प्रीलिम्स में लिखा हुआ है भी, हमें प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि संबित वलन, अधिवलन, परिवलन, गिरीवाखंड क्या है, तो वलन द्वारा बनने वाली स्थला करती है। तो दूसरा तनाव जनित बल, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हम जो माध्यपीय बल वो दो प्रकार का होता है, तो वलन जनित बल और दूसरा जो है वो है तनाव जनित बल। अब तनाव वलन जो बल है इससे कौन सा करते बनेगी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब तनाव जो बल लगेगा इससे कौन सा करते बनेगी, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद में मैं तुम्हें एक दे दूंगा, तुम वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी ये जो छोटे बड़े पेज है ना, ये दिखाई दे, कभी तुम इसके समझ लो कि ये इसी की लाइन है, ऐसी लाइन नहीं है। क्लास खत्म होने जो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं स्क्रीनशॉट वो एक एक पेज दिखा दूंगा, तुम उसको स्क्रीनशॉट लेते रहना। तनाव जनित बल, जब पृथ्वी के किसी भाग में तनाव उत्पन्न हो और वह बीच से टूटकर दो भागों में बट जाए, इस क्रिया से जिन खड़ी ढाल वाले पर्वतों का निर्माण होगा उन्हें तनाव जनित पर्वत कहते हैं। जैसे पर भारत का पश्चिमी घाट। तनाव यानी ये कोई पृथ्वी की सतह है, इसमें तनाव उत्पन्न हुआ, बीच में से टूट गया, और जो बीच में टूट गया तो इतना हिस्सा जो है दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा अलग हुआ, ये हिस्सा अलग हो गया, तो इससे जो दो भाग बन गए, तो इससे हम जो कहेंगे तनाव जनित बल के कारण हुआ है। जैसे भारत पश्चिमी घाट एक कगार का उदाहरण है, जो कि अफ्रीका से टूट कर आया है, और जो है अगर उसके दक्षिण में जाओगे तो देखोगे ये खड़ी ढाल वाला है, बहुत ऊंचा है, खड़ी ढाल वाला है, तो ये तनाव के कारण ही अफ्रीका से टूटा है, इसलिए तनाव जनित बल का इस उदाहरण है, पहले जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अब तनाव जनित बल से बनने वाली स्थलाकृति, यानी अभी हमने देखा कि वलन से जो बल था उसको कौन सी स्थलाकृति में ग्रीवाखंड बना था, अधिवलन बना था, संबित वलन बना था, असंबित वलन बना था। अब जो तनाव से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है देखेंगे। जब किसी क्षेत्र में बल पड़ने से दोनों किनारे एक दूसरे के समान ऊपर उठ जाए उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। यानी ये कोई भाग है, ये कोई भाग है, उसमें जो है तनाव के कारण नीचे से कोई मतलब एक ऐसा बल लगे कि दोनों ये बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है, ये दोनों भाग ये ऊपर उठ जाए, ये ऊपर उठ जाए, तो ये व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। इसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं कि ये व्युत्क्रम भ्रंश के कारण ही हुआ है। भ्रंश वाले पर्वत सामान्य भ्रंश या व्युत्क्रम भ्रंश से बने होते हैं। यानी जो पर्वत बने होते हैं बीच में से कोई भाग जाए वो टूट गया, और जो दो अलग अलग चट्टानें बन गई, तो वो या तो सामान्य भ्रंश से बने या फिर व्युत्क्रम भ्रंश से बने। व्युत्क्रम भ्रंश से यानी कोई भाग जो है दोनों तरफ से ऊपर उठ जाए तो पर्वत
पर्वत ही बनेंगे, ऊपर ज़्यादा ऊपर उठ जाए पर्वत बन जाएंगे तो व्यतिक्रम भ्रंश से बने। या फिर सामान्य भ्रंश से कोई ऊंचा भाग तो बीच में से टूट गया, दो भाग बन गए पर्वत, तो उन्हें सामान्य भ्रंश कहते हैं या सामान्य भ्रंश से बने पर्वत कहते हैं। सामान्य भ्रंश पर्वत निर्माण से स्थल का विस्तार होता है। ये पर्वत निर्माण जो गलत लिखा हुआ है, सामान्य भ्रंश से जो स्थल का विस्तार होगा, यानी सामान्य भ्रंश से जो बीच में से टूटेगा तो स्थल का विस्तार होगा। वहीं व्यतिक्रम भ्रंश से स्थल का संकुचन सिकुड़न होगा। व्यतिक्रम भ्रंश क्या होता है कि साइड का भाग ऊपर उठ जाए, तो इससे क्या होगा, स्थल का संकुचन होगा, स्थल जो है जो भूपटल है वो उसको सिकुड़ेगी, जो ऊपर उठ जाएगा तो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगा वो। तो सामान्य भ्रंश से फैलाव होगा, यानी एक दूसरे दूर जाएंगे टूटेंगे, व्यतिक्रम भ्रंश से जो पास आएंगे ऊपर उठेंगे तो इससे जो सिकुड़न होगा भूपटल का। जब किसी क्षेत्र में तनाव की क्रिया के कारण कोई भाग ढाल जैसा हो जाए, इसे कगार कहते हैं। यानी ये दो भाग थे, ये टूट के अलग हो गया और एक ढाल इसके बराबर में ढाल बन गया ढाल, तो इसे कहेंगे कगार। जैसे कि पश्चिमी भारत को दक्षिण में कगार ये कहा जाता है, पश्चिमी भारत या फिर भारत का जो प्रायद्वीप पश्चिमी भारत कह रहा हूँ मैं, दक्षिणी भारत, जो भारत का दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं, वो एक कगार का उदाहरण है। यानी वो ऊपर दक्षिण की ओर जो है इतना ऊपर उठा हुआ है, नीचे जो है हिंद महासागर है, तो इसे कगार कहते हैं। कगार जो कैप की मतलब कैप की तरह तो नहीं होता वो, यानी ऐसा होता है इस प्रकार का। ये स्थल है और ये नीचे की ओर है, तो ये इस तरह से कोई भाग है तो उसे हम कगार कहते हैं। भ्रंश की क्रिया से निर्मित स्थलाकृति, यानी जो भ्रंश है उससे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, तो रिफ्ट घाटी बनती है, रैम्प घाटी बनती है, बलोक पर्वत बनते हैं, हॉर्स पर्वत बनते हैं। तो ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि रिफ्ट घाटी, रैम्प घाटी, बलोक पर्वत, हॉर्स पर्वत किससे बने हैं, तो ये वलन दे देगा, भ्रंश दे देगा, तो हमें डालना कि भ्रंश पर्वत भ्रंश की क्रिया से बने, भ्रंश से बने हैं। पहला रिफ्ट घाटी, जब किसी स्थलाकृति का मध्यवर्ती भाग टूटकर नीचे की ओर धंस जाए, इससे जो गहरी घाटी बनती है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। यानी कोई ये स्थल है, ये स्थल है, इसका बीच का भाग जो है वो नीचे की ओर चला जाए और जो ये भाग यहीं पर रहे नीचे, ये भाग नीचे चल जाए तो इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे कि नर्मदा और तापी नदी हमारे जो भारत में बहती है, तो ये जो है रिफ्ट घाटी में बहती है, जहाँ से बहती है साइड में जो है पर्वत है, स्थलों उठा हुआ भाग है, और नीचे जो है वो एक खाई या गहराई उसमें को बहती है, तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ये राइन नदी भी जो है ये यूरोप में बहती है, ये भी रिफ्ट घाटी में बहती है। दूसरे रैम्प घाटी, जब किसी स्थल का मध्यवर्ती भाग अपनी जगह पर रहे और किनारे वाले भाग ऊपर उठ जाए तो उसे रैम्प वैली या रैम्प घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी में क्या होगा कि जो है ऊपर का भाग जो वो नीचे उछल जाएगा, रिफ्ट घाटी में जो स्थल का भाग वो नीचे को चल जाएगा, ऊपर भाग यहीं पे रहेगा। वहीं रैम्प घाटी में क्या होगा कि जो स्थल का भाग अपनी जगह रहेगा और उस साइड का भाग वो नीचे को चल जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि रिफ्ट घाटी और रैम्प घाटी जो है वो एक ही प्रकार की स्थला करती है, तो ये हम यस लगाएंगे कि दोनों ही, इन्हें चेंज करने वाला बल अलग अलग है भले ही, लेकिन जो है इसमें इनका जो आकृति होती है वो सेम ही होती है। इसका उदाहरण असम की घाटी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वो जो है रैम्प घाटी का उदाहरण है। जैसे बलोक पर्वत, जब किसी स्थल का मध्यवर्ती भाग अपनी जगह रहे और किनारे वाले भाग अधिक नीचे की ओर धंस जाए, जिसे बलोक पर्वत कहते हैं। यानी कोई स्थल है, इसका जो है जो बीच का भाग है वो अपनी जगह है और साइड वाले जो भाग है ये नीचे की ओर धंस जाए और ये ऊपर बीच का भाग वो उठा रह जाए, तो इसे हम कहेंगे बलोक पर्वत। जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये जर्मनी में एक पर्वत है, इसे बलोक पर्वत का जो उदाहरण कहा जाता है। ये इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और फ्रांस का वोस जेसस, ये दो पर्वत जो है ये बलोक पर्वत का उदाहरण है। चौथा हॉर्स पर्वत, जब किसी स्थल किनारे के भाग अपनी जगह पर रहे और बीच का भागों पर उठ जाए उसे हॉर्स पर्वत कहते हैं। बलोक पर्वत में क्या था कि बीच का भाग जो है वो नीचे, बीच जब किसी स्थल का मध्य अपनी जगह रहे और किनारे वाले भाग अधिक नीचे चले, यानी बलोक पर्वत में क्या होगा, बीच का जो भाग है वो वहीं रहेगा, नीचे वाले भाग साइड वाले भाग जो नीचे चल जाएंगे। और हॉर्स पर्वत में क्या होगा कि साइड वाले भाग अपनी जगह रहेंगे और बीच वाला भाग जो ऊपर उठ जाएगा, तो उसे हॉर्स पर्वत कहते हैं। तो ये
तनाव जनित बल से जो है या भ्रंश से जो है जो घाटी बनती है, और रिफ्ट घाटी बनती है, रैम्प घाटी बनती है, ब्लॉक पर्वत बनते हैं और फोर्स पर्वत बनते हैं। तो ये तो हमारा पूरा हो गया अंतर्जात बल। और दूसरा हमारा बहिर्जात बल, इन पृथ्वी के अंदर से जो उत्पन्न होने वाले बल थे वो जो तनाव के रूप में हो या भ्रंश के रूप में हो या फिर ज्वालामुखी भूकंप या भूस्खलन के रूप में हो, तो वो सब जो है उन्हें अंतर्जात बल कहते थे। और पृथ्वी परिवर्तन जो लाते हैं वो दो प्रकार बल लाते हैं, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। तो हम पढ़ेंगे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, बहिर्जात बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की बाहरी सतह और वायुमंडल में होती है। जो बहिर्जात बल होती है उनकी उत्पत्ति जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होगी और वायुमंडल से होती है। और जो अंतर्जात बल है उनकी उत्पत्ति कहाँ से, पृथ्वी के अंदर से होगी और टेम्परेचर और मैग्मा के कारण होगी। ये बल पृथ्वी को समतल करते हैं, इसलिए समतामूलक बल कहते हैं। बहिर्जात बल है जो है ऊपर जो उबड़ खाबड़ इस तरह करते हैं उसे समतल कर देते हैं, प्लेन करते हैं, इसलिए समतामूलक बल कहते हैं। और अंतर्जात बल जो वो उबड़ खाबड़ करते हैं पृथ्वी सतह, इसलिए उन्हें विषमतामूलक बल कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत की ऊंचाई की घटना, जो अरावली पर्वत है उसे वायु जो अपरदन कर रही है, तोड़ फोड़ रही है, तो उससे क्या उसकी ऊंचाई घट रही है, तो उसे समतल कर रहे हैं, तो उसे समतामूलक बल कहते हैं। बहिर्जात बलों में दो प्रक्रियाएं काम करती है, अपक्षय और अपरदन। यानी जो बहिर्जात बल है इसमें दो काम होते हैं, एक तो अपक्षय होता है, अपरदन होता है। अपक्षय होता है किसी चट्टान का अपने जगह टूटना फूटना, और अपरदन कहता है अपरदन होता है किसी चीज़ का किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे कि धूल कणों को धूल को वायु जो उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, धूल को या मिट्टी को या फिर रेत को, तो कहते हैं इनका अपरदन हुआ है। पृथ्वी की सतह पर की भूआकृतियों में अपक्षय तथा अपरदन की प्रक्रियाओं के द्वारा लाए गए परिवर्तन को अन्नाच्छादन कहते हैं। पृथ्वी की सतह है, चट्टानें टूटी है और जो है वायु या किसी माध्यम से पानी के द्वारा, जल के द्वारा, नदी के द्वारा दूसरी जगह चली गई। इन दोनों प्रक्रिया जहाँ पर एक साथ होती हैं, जहाँ अपक्षय भी होता है, चट्टानें टूटते फूटती भी है और टूट फूट कर दूसरी जगह पर जाती है, तो उसे हम अन्नाच्छादन कहते हैं। तो बहिर्जात बल में दो कारक काम करते हैं, अपक्षय और अपरदन। तो पहला हम पढ़ेंगे अपक्षय यानी वेदरिंग। अपक्षय ताप, जल, वायु तथा जीव जंतुओं का कार्य है। अपक्षय जो होता है ये तो टेम्परेचर के कारण होता है और वाटर के कारण होता है और एयर यानी वायु के कारण होता है, और एनिमल्स जो है जीव जंतुओं द्वारा होता है। कैसे होता है ये भी हम तुम्हें आगे बताएंगे। जिनके द्वारा भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय होता है, और चट्टान अपने स्थान पर कमजोर पड़ जाती है और टूट जाती है, जिसे हम अपक्षय कहते हैं। यानी ताप, जल, वायु, जीव जंतु जो है चट्टानों को पर प्रभाव डालेंगे और चट्टान कमजोर होगी और कमजोर होकर अपनी ही जगह पर टूट जाएगी, तो उसे अपक्षय कहते हैं। और कैसे काम करते हैं भी हम आगे बताएंगे इसमें। अपक्षय एक स्थैतिक ऊर्जा है, यानी अपक्षय स्थैतिक ऊर्जा है। अपक्षय में जो भी चट्टान टूटेगी वो वहीं पर रहेगी, पड़ी रहेगी, वो उसका जो गति नहीं करेगी, इसलिए स्थैतिक ऊर्जा होती है जो जहाँ पर एक ही जगह पर किसी चीज़ में परिवर्तन है लेकिन उसके आगे पीछे ना हो, ये स्थैतिक ऊर्जा है। चट्टान जहाँ वहीं पर कमजोर होगी और वहीं पर ही टूटेगी, तो ये स्थैतिक ऊर्जा है, स्थैतिक क्रिया है। अपक्षय की दर हर जगह अलग अलग होती है, क्योंकि चट्टानों के टूटने की दर कई कारकों पर निर्भर होती है। अपक्षय जो है कहीं पर तेज़ गति से होता है और कहीं पर जो है मध्यम गति से या कम गति से होता है। क्यों कि चट्टानों की टूटने की दर जो है जो वो उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक जो अलग अलग होते हैं। जैसे अपक्षय में भूमिका निभाने वाले कारक, यानी चट्टानों कमजोर तोड़ते तोड़ते फोड़ते हैं, वे कौन से कारक है, उसमें चट्टानों की संरचना एवं कठोरता। चट्टान की संरचना कैसी है, अगर चट्टान ऊपर की ओर उठी हुई है तो वायु जो है आएगी जाएगी, वायु जब अपने साथ धूल कण और रेत ले जाती है तो उसे घर्षण करेगी, उसका अपरदन करेगी। चट्टान अगर कठोर है तो उसका कम अपरदन होगा, अपरदन कम टूटे फूटेगी। और अगर चट्टान जो है अपक्षय कम अपक्षय होगा, और जो चट्टान जो है वो कमज़ोर है तो इसका अपक्षय जल्दी होगा, जल्दी टूटेगी, जल्दी फूटेगी। वायु जो जल्दी से अपने माध्यम से घर्षण करेगी, तोड़े फोड़ेगी। जलवायु में टेम्परेचर होता है, वायु दाब होता है, टेम्परेचर तापमान जो है तापमान से जो है वो अपक्षय होता है। कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें पूरे विस्तार से। तीसरा भू आकृति की ढलान, किस तरह की जो है भू आकृति है, उसका ढलान जो ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर है, कौन सा फैक्टर जो उसमें काम कर रहा है उसका अपक्षय करने में, तोड़ने फोड़ने में। चौथा प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगल वन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर अपक्षय चट्टानों के टूटना फूटना कम होता है, अपक्षय कम होता है। और जहाँ पर जो है
जहाँ पर वन कम हो गई वहाँ पर कम होगा, जहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे वहाँ पर अपक्षय कम होगा। समय, टेम्परेचर, समय एंड टाइम भी जो है अपक्षय में योगदान देता है कि जितनी पुरानी चट्टान होगी उस अपक्षय भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जो है कठोर हो जाएगी, उस बार बार जो वायु द्वारा, टेम्परेचर द्वारा, तापमान द्वारा तोड़ा फोड़ा जाएगा, मानव द्वारा भूमि उपयोग, फिर मानव जो है के द्वारा भी जो है चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी तोड़ फोड़ होती है। जैसे कि किसान जो है अपने हल के माध्यम से जो पृथ्वी को जोतता है, या फिर कोई पहाड़ी पठार खड़ा हुआ है, कोई पहाड़ है, उस पर बम से जो उसे ब्लास्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो ये भी अपक्षय होना ही इसे भी कहते हैं। अगले अपक्षय के प्रकार, यानी चट्टान टूटती फूटती हैं वो कितने प्रकार किस उसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय में बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के चट्टानें टूटती हैं। और भौतिक अपक्षय निम्न कारकों द्वारा होता है, यानी जो भौतिक अपक्षय है इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, यानी इसमें कोई भी जो है गैस काम नहीं करती ना, बल्कि इसका जो है भौतिक जो कारण है, जैसे कि सूर्यताप है, पाला है, तुषार है, टेम्परेचर है, इनके द्वारा जो है चट्टान टूटती फूटती है भौतिक अपक्षय में, ना कि किसी गैस की क्रिया करने के कारण। जैसे कि पहले सूर्यताप, इंसोलेशन, या फिर ताप, या फिर टेम्परेचर कह सकते हैं इसे, सूर्यताप द्वारा चट्टानों का अपक्षय। पृथ्वी तक आने वाली सूर्य की किरणों को सूर्यताप कहते हैं। ये किरणें पृथ्वी पर प्रकाश उष्मा लेकर आती है, यानी सूरज से जो किरणें पृथ्वी पर आएंगी उन्हें सूर्यताप कहेंगे। ये अपने साथ हीट और जो है लाइट लेकर आएंगे, प्रकाश लेकर आएंगे, लाइट लेकर आएंगे, और उष्मा यानी हीट या गर्मी लेकर आएंगे। सूर्यताप से गर्मी में चट्टानें फैलती है और ठंड में सिकुड़ती है, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। इससे चट्टान में दरार पड़ जाती है, वह चटक जाती है, टूटती है अर्थात अपक्षय हो जाता है। यानी जब सूर्य की किरणें चट्टान पर पड़ेगी तो चट्टान जो है वो जो चट्टान जो फैलेगी, और जो ये शाम के वक्त जो है चट्टान वो सिकुड़ेंगी। क्यों? ठंड पड़ जाती है, चट्टान गर्मी जो है वो निकल जाती है, सूरज ढल जाता है, तो इससे क्या होगा, चट्टानें जो है वो सिकुड़ने लगती है। और ये प्रक्रिया दिन में चट्टानें फैलेगी, रात को जो सिकुड़ेंगी, तो ये कई साल जो चलती रहती है, चट्टानों में जो कमज़ोर हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है और अचानक चटक जाती है, और कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे अपक्षय कहते हैं। जो चट्टानें सूर्यताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में टूटे, इसे पिंड विच्छेदन कहते हैं। जब कोई चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई तो उसे हम पिंड विच्छेदन कहेंगे। अगर चट्टानें बारीक कणों में टूटी इसे शेल मलबा कहते हैं। अगर बड़ी बड़ी कणों में टूटेगी तो हम शेल मलबा कहेंगे। अगर चट्टानें परतों में टूटे इसे अपशल्कन कहते हैं। चट्टान जो है वो उसके कई परतों में टूटे तो उसे हम अपशल्कन कहेंगे। अगर ये प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए कि अपशल्कन, शेल मलबा, वो जो पिंड विच्छेदन भौतिक अपक्षय द्वारा होने वाली क्रिया है, तो ये हम डाल दें, बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो प्रीलिम्स में यूपीएससी बनाते रहते हैं। दूसरा फैक्टर है भौतिक अपक्षय में चट्टानों को तोड़ता फोड़ता है, वो है पाला यानी तुषार। तुषार के द्वारा चट्टानों का विघटन ठंडे क्षेत्रों जैसे शीतोष्ण और शीत कटिबंध में होता है। पर्वतों के ऊंचे भागों में भी यह अपक्षय देखा जाता है। यानी पाला जो है, तुषार जो चट्टानों का विघटन, जो चट्टानों को तोड़ता है, अपक्षय करता है, वो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में, और जो शीत कटिबंध जो है वो जो है ध्रुवों की ओर है, यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश रेखा के करीब है। और शीतोष्ण कटिबंध जो है वो 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके आसपास है, 30 डिग्री से और 45 डिग्री तक जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है, और 45 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है वो शीत कटिबंध है। तो यहाँ पर जो है पाले और तुषार के द्वारा जो है चट्टानों को तोड़ा जाता है, उनका अपक्षय किया जाता है। और पर्वत के ऊंचे भागों, हम पृथ्वी के ऊपर की ओर जाएंगे तो जो है टेम्परेचर कम होता है, और जो पृथ्वी जो ऊंचे भाग है वहाँ पर चट्टानों को जो टूटती और फूटती हैं, वहाँ पर पाला और तुषार काम करता है। कैसे काम करता है? इन क्षेत्रों में रात के समय तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। चट्टानों के छेदों में वायु के रूप में पाया जाने वाला जल बर्फ या तुषार बन जाता है, और दिन के समय तुषार पिघल जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलने से चट्टानें कमज़ोर होकर आखिर में टूट जाती हैं। ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है कि रात के समय में जो है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से जो है भी नीचे गिर जाता है, बर्फ़ पड़ने लगती है। इससे कि चट्टानों के अंदर जो है जल होता है
चट्टान के अंदर वायु भी होती है, जल भी होती है, गैसें भी होती हैं, तो जल जो है बर्फ़ बन जाता है। और दिन के समय जो है सूरज निकलेगा तो इससे क्या होगा, वो जल जो है वो अपने असली रूप में आ जाएगा, यानी गैस बन जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो कई सालों तक चलती रहती है। इससे क्या होगा, चट्टानें कमज़ोर होकर चटक जाती है, टूट जाती है, इनका अपक्षय हो जाता है। दाब मुक्ति तीसरा फैक्टर है भौतिक अपक्षय में, दाब मुक्ति। जब किसी भी कारण से चट्टानों का ऊपरी भाग हट जाए, नीचे की चट्टान दबाव कम हो जाता है, चट्टानें जलवायु के कारण फैलती सिकुड़ती हैं, कमज़ोर होकर टूट जाती है, उनका अपक्षय होता है। यानी कोई चट्टान है, उसके ऊपर जो है कोई पहले पहाड़ या पर्वत था, और वो साइड हो गया, हट गया किसी कारण से, उसने वहाँ पर जो रेली पलटी बिछा दी, या फिर ब्लास्ट कई बार टूट गया, या फिर भूकंप से जो है वो साइड होकर गिर गया, तो उससे क्या होगा, नीचे जो चट्टान है उस पर दबाव कम बढ़ जाएगा। अब वो चट्टान जो दिखाई देने लगेगी, तो ऊपर से जो है सूर्य की किरण आएगी उसके ऊपर, तो उसे सूर्य किरण से जो है चट्टान फैलेगी, और रात को चट्टान जो सिकुड़ेगी, जैसे कि सूर्य तप में हो रहा था। तो बार बार फैलने सिकुड़ने से क्या होगा, चट्टान आखिर कमज़ोर पड़ जाएगी और टूट जाएगी, उसका अपक्षय हो जाएगा। चौथा कारक जो है वह वायु। वायु अपनी गति से चट्टानों का घर्षण कर तोड़ देती है। वायु शुष्क प्रदेशों में अधिक अपक्षय करती है, जहाँ वनस्पति वर्षा कम होती है, खासकर मरुस्थलों में। यानी वायु जो अपनी गति से, वायु जो अपने साथ है ना धूल कण रेत लेकर जाती है, कोई चट्टान आती है उसका घर्षण करते हैं, घिसती रहती है उससे, और जो घिसती रहेगी वो कब चट्टानों को तोड़ ही देगी। तो ये शुष्क प्रदेश में ज़्यादा होती है, जैसे रेगिस्तान है, भारत के राजस्थान में होगा, और जो है अपना अरब देश है, अरबों में भी गर्म वायु चलती है, तेज से चलती हैं, तो ये जो है चट्टानों को घर्षण कर करके जो है गिरा देती है, तोड़ देती है। क्रिस्टलीकरण पांचवा फैक्टर है भौतिक अपक्षय में, चट्टानों को तोड़ने, फोड़ने, कमजोर करने यानी अपक्षय करने, वह क्रिस्टलीकरण। इस प्रकार का अपक्षय मरुस्थलों, शुष्क प्रदेशों में होता है। इस प्रकार के अपक्षय यानी जो क्रिस्टलीकरण जो है अपक्षय, वो गर्म जलवायु क्षेत्रों में होगा, जैसे मरुस्थलों में, शुष्क प्रदेशों में। शुष्क प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के अपक्षय में वाष्पीकरण के कारण मिट्टी एवं चट्टानों के नीचे का नमक ऊपर सतह पर आ जाता है, जिसे चट्टानें अपने स्थान पर कमजोर होकर टूट जाती है। क्या था, गर्म जो अपने गर्म क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है, जो जमीन के अंदर जो नमी है उससे भी जो है सूरज जो है अपनी किरणों से जो सोखता रहता है, और नीचे जो नमी है, जो पानी है जिस जमीन का, वो ऊपर आता है। अब ये यहाँ पर गर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर पानी खारा होता है, तो अपने साथ है ना नमक जो है ना पानी में, उसे भी लेकर आ जाएगा, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, और नमक जो चट्टानों में रह जाएगा, और नमक के चट्टान में आ जाने, चट्टान क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और चट्टान कमज़ोर होगी तो फिर वह टूट जाती, चटक जाती है, उसका अपक्षय हो जाता है। तो ये भौतिक अपक्षय सूर्य तप द्वारा, पाला यानी तुषार द्वारा, दाब मुक्ति द्वारा, और वायु और क्रिस्टलीकरण 5 फैक्टर द्वारा भौतिक अपक्षय होता है। तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया मेंस में, अपक्षय क्या है। तो अपक्षय अगर क्वेश्चन पूछा अपक्षय क्या है, तो अपक्षय में ये सब हमें लिखना होता है कि अपक्षय जो है चट्टानों का अपनी जगह पर कमजोर कर तोड़ना और फूटना है, और अपक्षय में ये फैक्टर काम करते हैं। और अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जैविक अपक्षय। तो ये पूरा लिखना होगा, तो 10 नंबर का होता है। 10 नंबर में 7, 8 या 9 नंबर जो है हमें मिल ही जाएंगे। 10 में 10 नंबर तो मिलेंगे, यूपीएससी में जो है शायद उनका अपना रूल है या क्या है कि वो पूरे नंबर कभी नहीं देते। दूसरा जो अपक्षय का प्रकार वो रासायनिक अपक्षय है। जब चट्टानें रासायनिक प्रक्रिया के कारण टूटने लगे उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। पहला है रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन चट्टानों पर रासायनिक क्रिया कर उन्हें कमजोर करता है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जो ऑक्सीजन जो है रासायनिक क्रिया करके चट्टान कमजोर करे उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। कैसे करेगा, जिन चट्टानों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इनसे वायुमंडलीय O2 यानी ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया कर चट्टानों को कमजोर कर तोड़ देता है। यानी जो जिन चट्टानों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ऑक्सीजन क्या है उनसे क्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, इनसे मिल जाएगा, तो क्या चट्टान कमज़ोर हो जाएंगी, और चट्टान कमज़ोर होगी तो क्या चट्टानें टूट जाएंगी। जैसे कि लोहे में जंग लगना, लाल मृदा निर्मित चट्टानें, इनसे जो ऑक्सीजन बहुत जल्दी जो है क्रिया करता है, क्योंकि लाल मृदा क्षेत्रों में ऑक्सीकरण अधिक होता है, क्योंकि इनमें आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, ऑक्सीजन इससे क्रिया कर लेता है। जो लोहा है इसमें भी ये आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड होते हैं, और जो लाल मिट्टी जो के क्षेत्र है, चट्टान है, इनमें जो आयरन ऑक्साइड होता है, इससे ऑक्सीजन जो है बहुत तेज़ी से जो है
क्रिया करते हैं ना, उनसे जो मिलता है, और जिस मिलेगा तो लोहे में जंग लगेगा, लोहे में जंग लगेगा, लोहा कमज़ोर पड़ेगा और आखिर में जो गल जाएगा, और अगर चट्टान है तो कमज़ोर होगी और वो टूट जाएंगे। तो ये ऑक्सीकरण था। दूसरा कार्बनीकरण। कार्बन जब जल के साथ घुल जाता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है, जिससे जल की प्रकृति तेजाब जैसी हो जाती है। यह जल चट्टानों को घोल देता है। ये प्रक्रिया चूने की चट्टानों में होती है। कार्बनीकरण में क्या होता है, कार्बन जो होता है वो जल के साथ घुल जाते हैं, जल के साथ घुलेगा तो जल जो तेजाब जैसा हो जाता है, और जल तेजाब जैसा वो चट्टान कुछ भी सामने आ जाए वैसे गला देगा, ख़त्म कर देगा, चट्टान होगी उसे घोल देगा। और कौन सी चट्टानों को घोलेगा, तो वो घोलेगा अवसादी चट्टानों को। अवसादी चट्टानों को जो है, अवसादी चट्टानें कौन सी, चूने की चट्टानें होती है, चूने की चट्टानों को घोल देगा। तो इससे भी क्या होगा, चट्टानों का टूटना और फूटना, चाहे वो घुलकर टूटे या फिर पड़ी पड़ी टूटे चटके, तो चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय है। तो ये भी एक अपक्षय की कैटेगरी में ही आता है। जल योजन। तीसरा रासायनिक अपक्षय का जो है प्रकार है वो जल योजन है। जल चट्टानों को फुलाकर कमजोर कर देता है। चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, इसे जल योजन प्रक्रिया कहते हैं। देखो नदी के जो जल रहते हैं, जो पत्थर बटे रहते हैं, उसमें जल बार बार टक्कर मारता है या उसके ऊपर को बहता है तो चट्टानों उसमें पानी घुस जाता है, और उनमें पानी घुस जाएगा तो क्या होगा, चट्टानें फूल जाएंगी, और फूल जाएंगी, चट्टानें फूल गई, अब उन पर सूर्य की किरणें पड़ी तो जल जो है वो सोख लेगी। तो ऐसे कभी फूलेंगी, कभी जो जल निकल जाएगा सूर्य के अंदर वाष्प बनकर, तो ऐसे ही होता रहता है। चट्टानें जो है अपनी जगह टूट जाती है, फूट जाती है, उनका अपक्षय हो जाता है। ये नदी किनारे होता है, जैसे भी बताया नदी किनारे। सिलिका अपघटन। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सिलिका चट्टानों से अलग हो जाती है, जिससे चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। इसे सिलिका अपघटन या सिलिका अपघटन अपक्षय कहते हैं। अधिक वर्षा यानी विश्वोत्तरी के जो क्षेत्र है 0 डिग्री से 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री अक्षांश, या फिर भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र है और भारत केरल वाला भाग है, यहाँ पर जो है बारिश जो बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो जो ये क्षेत्र है इनमें ऊपर की जो परत है चट्टानों की हट जाती है, ऊपर की परत हट जाएगी तो नीचे चट्टान जो कमज़ोर हो जाती है और टूटने लगती है, कमज़ोर को टूटने लगती है, उससे क्या होगा, उसके अपक्षय हो जाता है। ये कहाँ पर होता है, विश्वोत्तरी के क्षेत्रों में और भारत के पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर में होता है। तो ये हमारा भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय हो गया। रासायनिक अपक्षय में के प्रकार में ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन और सिलिका अपघटन ये हो गया। तीसरा प्रकार है हमारे जो अपक्षय का, वो है जैव अपक्षय। पेड़ पौधों, मनुष्य, जीव जंतु द्वारा होने वाले अपक्षय को जैव अपक्षय कहते हैं। अभी जो भौतिक अपक्षय था और रासायनिक अपक्षय था, ये तो नेचुरल फैक्टर काम कर रहे थे इसमें, लेकिन जो जैव अपक्षय है इसमें भी कुछ नेचुरल फैक्टर और कुछ जो है मनुष्य का भी योगदान होता है। जैव अपक्षय किसके द्वारा होगा, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु द्वारा होगा। और बहुत कैसे होगा, बहुत से प्राणी चट्टानों में बिल बना लेते हैं, कीड़े मकोड़े चट्टानों को कमजोर कर देते हैं, वनस्पति जड़ें चट्टानों में घुसकर उनको कमजोर कर देती है और चट्टानें टूटने लगती है। क्या कोई जीव जंतु जैसे कि चूहा वगैरह हुआ या फिर कोई ऐसे जानवर है, सांप वगैरह, चट्टानों में बिल बना लेंगे, और चट्टानों में बिल बनाने तो क्या बीच में तो खोखली हो गई, चट्टान कमजोर हो गई। और वनस्पति की जड़ यानी पेड़ पौधे की जड़ें भी जो है जब चट्टानों के अंदर घुस जाती है, चट्टानों के अंदर घुस गई तो क्या वो कमजोर हो जाएगी, उनको कमजोर कर देते हैं। अब कमजोर करेंगे तो वो कभी ना कभी टूटी जाती है, उनका अपक्षय हो जाता है। मनुष्य भी खनन, कृषि, परिवहन, जाल, विस्फोट से चट्टानों को के अपक्षय में योगदान देता है। अब मनुष्य क्या कर रहा है, जमीन के नीचे से खुदाई करके मिनरल्स निकाल रहा है, मेटल निकाल रहा है धातु वगैरह, तो इससे क्या कर रहा है, ये अपक्षय कर रहा है, चट्टानों को तोड़ फोड़ रहा है। कृषि कर रहा है, खेतों की जुताई कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, क्या कर इससे भी चट्टानों को तोड़ फोड़ रहा है। और जो है परिवहन जाल, कहीं पर सड़क बिछा रहा है, कहीं पर रेल की पटरी बिछा रहा है, तो ये सब जो है चट्टानों को तोड़ फोड़ के कर रहा है, मानो विस्फोट कर रहा है, पहाड़ों को तोड़ रहा है, और जो परमाणु टेस्ट कर रहा है, तो चट्टानों को तोड़ फोड़ ही रहा है। चट्टानों को तोड़ना फोड़ने अपक्ष है, तो मनुष्य भी इसमें तोड़ फोड़ में अपक्ष में योगदान दे रहा है। इस प्रकार चट्टानें एक समान दर से नहीं टूटती, बल्कि पृथ्वी के सभी हिस्सों पर समतल स्थापक बल अलग अलग रूप में कार्य करते रहते हैं। तो कहीं पर तो भौतिक अपक्षय हो रहा है, कहीं पर रासायनिक अपक्षय हो रहा है, कहीं पर जीव अपक्षय हो रहा है, तो एक प्रक्रिया से नहीं, अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग दर से जो है अपक्षय हो रहा है, चट्टानें टूट फूट रही हैं और समतल हो रही हैं। जैसे मरुस्थल में अलग होगा,
में लद्दाख में अलग होगा, मेघालय में अलग होगा, प्रायद्वीप भारत में अलग अपक्षय होगा। अब अपक्षय निर्भर किससे करता है, यानी अपक्षय तेजी से होगा या फिर मंद गति से होगा, इसके लिए ये डिसाइड कौन करेगा, इसके लिए 4 कारण डिसाइड करते हैं। पहले चट्टानों की बनावट, चट्टान कठोर है, ये चट्टान जो है जल्दी नहीं टूटेगी, इसकी टूटने की जो दर हुई वो बहुत ही कम होगी। चट्टान मुलायम है तो बहुत जल्दी टूटेगी। और चट्टान में चट्टान में अगर दरार है तो चट्टान टूटेगी, चट्टान दरार नहीं है तो चट्टान जो है वो जल्दी नहीं टूटेगी। चट्टान संरचना, और चट्टान जो क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज यानी ऐसे है, फैली हुई है, तो इसमें जल्दी जो है वह अपक्षय नहीं होगा। हाँ, अगर साइड से अगर नदी बह रही है या फिर वनस्पति पेड़ ने जो उसके अंदर भी जड़े घुसाए तो अपक्षय हो जाएगा। अगर चट्टान खड़ी हुई है तो इसका अपक्षय जो है हवा करेगी, वायु, तो उसका अपने जो उसका घर्षण करते रहेगी, उसका तोड़ फोड़ देगी। चट्टानों की पारगम्यता, जल को रोकने की क्षमता, यानी कोई चट्टान ऐसे जल को एब्जॉर्व करती है, उनका अवशोषण करती है। उस कब, रात के वक्त में, शाम के वक्त में। और दोपहर में क्या होगा, सूरज की किरणें जो है उस जल को वाष्प बन के उड़ा देंगी। जिस चट्टान में ज़्यादा जल अवशोषण करने की क्षमता होगी तो उसका वाष्प जो कम होगा, जल का रोक कर रखेगी तो चट्टान का जो है अपक्षय कम होगा। लेकिन इस चट्टान जो जल को नहीं रोक कर रख सकती, जल्दी वाष्प बनकर जल उड़ जाएगा, तो चट्टान जल्द से ही टूटेगी फूटेगी, उसका अपक्षय होगा। तो ये 4 फैक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि चट्टान कितनी तेज गति से टूटेगी, कितनी मंद गति से टूटेगी। तो ये तो हमारा अपक्षय था। और कल का जो हमारा ये क्लास जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो कल करेंगे अपरदन। अपरदन में जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और जो है बर्फ़ के द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है, वायु द्वारा कौन सी स्थलाकृति है, ये हम जो कल करेंगे अपरदन वाला चैप्टर। तो अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ये लो। उसके जो नोट्स बना लेना, ऐसे ही पहले समझ कर इसके नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ये लो अपने नोट्स बना लेना था इसके। के स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। बुक नहीं है कोई बात नहीं, ये नोट्स बने हुए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके निकाले गए नोट्स हैं। 2-2 3-3 बुक में सामने रखता हूँ, जो जाके ये नोट्स निकालता हूँ। प्रीलिम्स और मेंस में भी सारे क्वेश्चन जो इनसे सोल्व होंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पढ़ कर देख, ये क्लास ले लो तो दूसरी क्लास ले लो। और मैं तो ये पहले कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि चैप्टर को पढ़ने के बाद जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो बुक में पढ़ लेना, कोई सी बुक में जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि माजिद हुसैन है या फिर और कोई अन्य बुक है, तो उसमें पढ़ लेना इन्हें। और देखना तुम्हें उस चैप्टर ऐसा हलवा नजर आएगा कि यार कुछ दिया ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो इन्हीं नोट्स में ऐसी क्लास में और समझ में, और मैं समझाई बिल्कुल ईजी तरीके से रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम और अपने नोट्स बना लेना। नोट्स खुद के बनाए हुए अच्छे होते हैं। और मैं पहले कहता हूँ अब भी कहता हूँ, अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ शब्द का मतलब तुम्हें मालूम हो और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, तब जाकर नोट्स बनाना चाहिए। क्लास को तुम्हें 10 बार देखनी पड़े, 10 बार देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही जो है वो नोट्स बना ला। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, अपने जो है नोट्स बना लेना। और यूपीएससी में मेंस में पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो इनके। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना तुम उनके। क्लास को ना बार बार देखो ताकि जो है समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही जो ये पीवाईक्यू मेंस लिखा हुआ है मैंने कि मेंस से पूछा जा चुका है, अपक्षय क्या है 10 नंबर में। इसके नोट्स बना लो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने जो नोट्स बना लेना से। तो ये हमारी 6ठी क्लास थी और ऐसी कंटिन्यू रिकॉर्डेड क्लास चलती रहेगी। तो अभी मैं इतना वो नहीं हूँ कैपेबल कि लाइव क्लास ले सकूँ, वाईफाई भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, मार्कर वगैरह भी चाहिए,
कैमरा भी चाहिए जो कि 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं आता। तो ऐसे ही बहुत अच्छा है, नोट्स की बातें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो टीचर होते हैं वे भी तो नोट्स के द्वारा ही नोट्स से पढ़ाते हैं, कोई रट के थोड़ी ना आते हैं कहीं से, या फिर मतलब उनके दिल में है बस ये है कि पढ़ के आता है अपने नोट्स, और जो है आगे बच्चों को समझा देते हैं। तो ये जो है हमारा ये इतना स्कोर ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अपराधन वाला चैप्टर जो है अगली क्लास में कराऊंगा, अगले के जो हमारा लेक्चर 7 होगा, लेक्चर 7 में जो अपराधन वाला कल से स्टार्ट होगा, अपराधन वाला क्लास लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हो गए। इसमें से प्रीलिम्स और मेंस से कोई से क्वेश्चन पूछे जाए वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तुम तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।